अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो है हम स्टार्ट करें प्लांट जेनेटिक्स को। इंट्रोडक्शन होगा थोड़ा सा, मतलब कैसे जेनेटिक्स का आगाज हुआ और किस तरह से ये सब कुछ, ठीक है। और इससे पहले कि हम लेक्चर को स्टार्ट करें, आप वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, किसी भी तरह के जो है DM कर दें, आपको क्वेश्चंस चाहिए, डिमांड्स हैं, कुछ भी तो आप बता सकते हैं। और ये है कि आप ये जेनेटिक्स के बारे में मुझे कुछ टॉपिक स्पेसिफाई कर दें कि आपको कौन से टॉपिक्स पे जो है वो लेक्चर चाहिए। जैसे कुछ जो इनहेरिटेंस के लॉस हैं उस पे चाहिए, मॉडल्स पे या एक्सपेरिमेंट्स पे, तो फिर वो और इजी हो जाएगा लेक्चर को प्रिपेयर करना, ठीक है। अदरवाइज फिर मैं कंटिन्यू तो कर ही रही हूँ, जिस तरह से भी ये जो BSc का सिलेबस है उसमें जिस तरह से टॉपिक्स आते हैं उसी तरह उसी जो है वो मैनर में हम चलते जाएंगे। लेकिन आप अगर टॉपिक्स को बता देंगे तो ज्यादा आसानी होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हमारे पास क्या है कि इंट्रोडक्शन है और जेनेटिक्स एक्चुअल में होता क्या है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द इनहेरिटेड वेरिएशंस। इस सब्जेक्ट में या इस ब्रांच में हम ये स्टडी करते हैं कि वेरिएशंस किस तरह से ट्रांसफर होती हैं, इनहेरिटेंस उसकी कैसे होती है, वन प्लेस टू द अदर, वन कैरेक्टर टू द अदर, वन जनरेशन टू द अदर, ठीक है। यानी एक कैरेक्टर किस तरह से दूसरी जनरेशन में जाता है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में किस तरह से जाते हैं। रेफर टू एज साइंस ऑफ हेरिडिटी, इसको हम साइंस ऑफ हेरिडिटी भी कहते हैं। हिस्ट्री में ये है कि दिस इज बिफोर 20th सेंचुरी दो मेन कॉन्सेप्ट या थॉट्स थी जिसकी वजह से जेनेटिक्स को जो है वो उसका ओरिजिन हुआ। और उनमें सबसे पहले थी हेरिडिटी विद दी स्पीशीज, विद इन दी स्पीशीज, और डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ दी हेरिडिटी मटेरियल। मतलब दो सबसे पहले जो है वो कॉन्सेप्ट दिए गए कि हेरिडिटी विद इन द स्पीशीज हो रही है या फिर ऐसा हो रहा है कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो रही है हेरिडिटी मटेरियल की, ठीक है। अब इसकी क्या डिटेल है और क्या मतलब था इन कॉन्सेप्ट्स का, वो हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हेरिडिटी है विद इन स्पीशीज, यानी स्पीशीज के अंदर हेरिडिटी किस तरह से होती है। तो इस कॉन्सेप्ट के जो प्रोपोनेंट्स थे, जो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते थे, बिलीव करते थे, पीपल बिलीव दैट एनिमल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टॉसिंग ऑफ ए वाइडली डिफरेंट स्पीशीज इन द फिनोमेना व्हिच इज कॉल्ड द ब्रीडिंग। यानी उनका कहने का मकसद ये था कि जो लोग इस चीज को या इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाले थे कि हेरिडिटी जो है वो विद इन स्पीशीज होती है, तो उनका कहना ये था कि जो टॉसिंग होती है या फिर क्रॉसिंग होती है, टॉसिंग एंड क्रॉसिंग फॉर द सेम वर्ड विद इन दी डिफरेंट स्पीशीज, यानी दो डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान में होती है, जिस फिनोमेना को हम मोस्टली नाम देते हैं ब्रीडिंग का। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि जिराफ इज बिलीव टू बी द रिजल्ट ऑफ ए क्रॉस बिटवीन ए कैमल एंड अ लेपर्ड। यानी कि उन्होंने ये कहा कि एक जिराफ जो है वो रिजल्ट हो सकता है ऑफ ए क्रॉस बिटवीन ए कैमल एंड अ लेपर्ड, यानी कैमल और लेपर्ड को क्रॉस करवाया जाए, कैमल एंड लेपर्ड की फर्टिलाइजेशन करवाई जाए, तो हमारे पास जो इंडिविजुअल बनेगा इट विल बी ए जिराफ। ये उनका कहना या उनका समझना था। हाउएवर Later on it was found that such crosses are not possible। और फिर बाद में इस बात का अंदाजा हुआ या पता चला कि इस तरह से क्रॉसिंग पॉसिबल ही नहीं है कि एक कैमल जो एक लेपर्ड के साथ क्रॉस करे, कैमल के साथ और लेपर्ड के साथ ही क्रॉस या फर्टिलाइजेशन कर सकता है, ठीक है। बिकॉज द स्पीशीज हैड टू मेंटेन देमसेल्व्स, क्योंकि ऐसा था कि स्पीशीज अपने आप को खुद ही मेंटेन करती हैं विद इन ए चांस फ्रॉम द क्रिएशन, यानी उन्होंने अपने आप को अपनी ही स्पीशी के साथ मेंटेन रखा हुआ है जब से उनको क्रिएट किया गया या की तख्लीक की गई है, ठीक है। तो फिर ये जो कॉन्सेप्ट था इसको इट वाज रूल्ड आउट, इसको निकाल दिया गया या छोड़ दिया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज विद इन स्पीशीज जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन या क्रॉसिंग नहीं होती है, ब्रीडिंग नहीं होती। स्पीशीज जो है वो सेम स्पीशीज ही क्रॉस कर सकती हैं। जो दूसरा कॉन्सेप्ट था इट वाज द डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ द हेरिडिटी मटेरियल। दूसरे कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये था कि जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो रही है जो भी हेरिडिटी मटेरियल, अभी नहीं पता हमें कि क्या हेरिडिटी मटेरियल है, उसका क्या नेम है, कुछ भी नहीं पता ना। तो जो भी हेरिडिटी मटेरियल है वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, उनका ये कहना था। अब इसमें क्या वेरिएशंस विद इन द स्पीशीज आर फाउंड एंड वाज बिलीव्ड दैट दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू दी चिल्ड्रन डायरेक्टली, एग्जैक्टली द सेम वो ट्रांसफर हो जाती है। एंड द लॉजिकल क्वेश्चन इट was that transmitted various theories। और इसकी क्योंकि ये कॉन्सेप्ट था कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो रही है, तो फिर जो क्वेश्चन था उसको आंसर करने के लिए कि ये ट्रांसमिशन वेरिएशन की किस तरह से हो रही है was given in this respect which includes, ये थ्योरीज थी जो दी गई जिसको आंसर किया करने के लिए, यानी इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कि whether they are directly transmitted or not, characteristics और the variations डायरेक्टली ट्रांसमिट हो रही है या नहीं हो रही, इसको आंसर करने के लिए थ्योरीज दी गई। और उन थ्योरीज में जो थी मोस्ट कॉमन वो थी
थी ट्रांसमिशन ऑफ गोनोज एंड द डार्विन्स थ्योरी ऑफ गैम्यूल्स। ये दो थ्योरीज जो है वो मेन थी जो दी गई है, और इसके अलावा द थर्ड वन इज ऑल्सो देयर। ठीक है, तो जो मेन उसमें है वो ट्रांसमिशन ऑफ गोनोज और डार्विन्स थ्योरी ऑफ गैम्यूल्स, एंड द थर्ड वन इज द ब्लेंडिंग थ्योरी, उसको भी हम देख लेंगे लास्ट पे। ठीक है, अब इनकी डिटेल्स देख लेते हैं। तो ट्रांसमिशन ऑफ द गोनोज थी, इस थ्योरी के मुताबिक या इस थ्योरी के जो इसका कॉन्टेक्स्ट था उसमें क्या कहा गया था, दैट ग्रीक बिलीव्ड दैट द मेनी पार्ट्स ऑफ द पेरेंट्स वर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग्स डायरेक्टली। उनका कहना था कि जो बॉडी पार्ट्स हैं वो ही डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, जस्ट डायरेक्टली मींस के एक पेरेंट से दूसरे में बॉडी पार्ट जो है फौरन ट्रांसफर हो जाते हैं पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, एंड ऑल द बॉडी पार्ट्स कंट्रीब्यूट रिप्रोडक्टिव मटेरियल्स नाउन एज गोनोज। उन्होंने कहा कि हर बॉडी पार्ट में, चाहे वो हैंड्स एंड लेग्स एंड आईज हैं, नोज है, कुछ भी है, सब में जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है जिसको वो ट्रांसफर करते हैं, विच इज कॉल्ड एज गोनोज, जिसका नाम जो उन्होंने गोनोज रखा, जिसका मतलब एक्चुअल में बनता है सीड, क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज थी। सो उनका कहना ये था द इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम ऑल द पार्ट पासिस इंडिपेंडेंटली, यानी हर पार्ट से जो है वो इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर जो है वो ट्रांसफर होती है, एंड द न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड आफ्टर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज फ्रॉम पेरेंट्स इज ट्रांसमिटेड। मतलब ये कि जो पेरेंट्स यानी अगर पेरेंट्स के हैंड्स है, लेग्स हैं, कुछ भी है, तो उन सबकी में हर पार्ट में एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक या एक गोनोज प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, और वो डायरेक्ट ट्रांसफर कर देता है अपने इस जेनेटिक मटेरियल को टू दी ऑफस्प्रिंग। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये था, भी रूल्ड आउट हो गया बाद में। ठीक है, और डार्विन्स थ्योरी ऑफ गैम्यूल्स फिर आई सेकंड वन, उसमें क्या बताया, डार्विन ने क्या कहा, चार्ल्स डार्विन इन 1868 प्रपोज्ड ऑल द सेल्स एंड द टिश्यूज एक्सक्रीट द माइक्रोस्कोपिक ग्रेन्यूल्स कॉल्ड द गैम्यूल्स। जो डार्विन था, डार्विन ने ये कहा कि जो तमाम टिश्यूज हैं, चाहे सेल्स हैं, सब में एक माइक्रोस्कोपिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, छोटे छोटे जर्रात प्रेजेंट है, विच इज कॉल्ड द गैम्यूल्स, जिसको उसने गैम्यूल्स का नाम दिया। एंड दीज आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड स्ट्रीम, और उसने कहा कि ब्लड स्ट्रीम से ये जो गैम्यूल्स है ये ट्रांसफर हो जाते हैं टू द सेक्स ऑर्गन्स पे चले जाते हैं, एंड देयर दे हैव द देयर रिजेंबल वहां पे वो इकट्ठे होते हैं इनटू द गैमीट्स बनते हैं, एंड आर देन ट्रांसफर टू द ऑफस्प्रिंग अपॉन फर्टिलाइजेशन, और फिर जब फर्टिलाइजेशन होती है तो वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब इसका क्या है पूरा कॉन्सेप्ट, उसने कहा कि तमाम टिश्यूज और सेल्स के अंदर गैम्यूल्स प्रेजेंट है, विच आर द ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे जर्रात हैं, एंड दीज आर ट्रांसपोर्टेड बाय टू द ब्लड स्ट्रीम, वो फिर ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं हर बॉडी पार्ट से, एंड ब्लड स्ट्रीम टू द सेक्स ऑर्गन्स, ब्लड स्ट्रीम से सेक्स ऑर्गन्स जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वहां पे जाते हैं, एंड देन इट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द गैमीट्स बनते हैं वहां पे, एंड देन दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द जनरेशंस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो है वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। सो दे सेपरेट आउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, और फिर जब डेवलपमेंट होती है तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं, एंड दैट गॉट द ग्रोथ ऑफ द पार्ट्स, और फिर वो गाइड करते हैं यही गैम्यूल्स, और जो उसने मटेरियल नाम दिया उसको जेनेटिक मटेरियल को, यही पार्ट्स जो यही उसको गाइड करते हैं कि कौन से पार्ट की किस तरह से ग्रोथ होगी, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा। दिस इज द ब्लेंडिंग थ्योरी विच इज आवर लास्ट टॉपिक। थोड़ी सी डिटेल में सारी मैंने राइट करी ताकि आपको जो है वो डिटेल में भी चेक करने में प्रॉब्लम ना हो। अब ब्लेंडिंग थ्योरी के मुताबिक उसने क्या कहा, एंड अदर थ्योरी regarding this transmission of the characteristics is that which is known as the blending theory, और इसके अकॉर्डिंग ये है the male and the female contributions are blended, यानी female and the male both organisms की contributions होंगी जो blended होंगी और फिर result आएगा। According to this contributions the material is in the form of the liquid and it is fluid of two parents blend, यानी जो fluid होता है liquid material की form में this material will be blended, and therefore offspring of these parents is मिक्सचर ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर इसका रिजल्ट यही होता है कि ब्लेंडिंग की वजह से जो ऑफस्प्रिंग बनेगा बिकॉज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बोथ पेरेंट्स मेल एंड फीमेल, तो जो कंट्रीब्यूशन की वजह से जो मिक्सचर बनेगा फिर जो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाएगा, देन दिस मिक्सचर विल बी और दिस ऑफस्प्रिंग विल बी द ब्लेंड ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो दोनों पेरेंट्स मेल एंड फीमेल पेरेंट्स हैं दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उस इंडिविजुअल में ट्रांसफर हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल इट वॉज ऑब्जर्व दैट द चिल्ड्रन ऑफ ए टॉल एंड द शॉर्ट पेरेंट हैव द इंटरमीडिएट, बोथ पेरेंट्स were intermediate to the both parents in the height
एट टाइम्स। उन्होंने कहा जैसे हमने एक एग्जांपल ली कि एक टॉल और शॉर्ट पेरेंट्स का इंडिविजुअल था जो जिसकी हाइट जो है वो इंटरमीडिएट थी दोनों पेरेंट्स के साथ। मींस कि अगर पेरेंट एक टॉल है एक शॉर्ट है तो जो न्यू इंडिविजुअल बना उस न्यू इंडिविजुअल की हाइट दोनों के मुकाबले में थोड़ी मीडियम सी हो गई या इंटरमीडिएट दोनों के बराबर। ये ना वो ज्यादा टॉल हुआ ना वो शॉर्ट की तरह शॉर्ट हुआ बल्कि एक इंटरमीडिएट सी हाइट उसका रिजल्ट बना। एंड विच इज एट टाइम्स। एट टाइम्स का मतलब होता है कि काफी बार इसी तरह देखा गया जब उसको एक्सपेरिमेंट्स और ये ऑब्जर्वेशन की गई। However, it was also frequently observed that the children could resemble either of the parents। उसके अलावा ये भी देखा गया, ये भी हो सकता था कि पेरेंट्स समटाइम्स ऐसे होता था कि चिल्ड्रन जो है वो किसी भी एक पेरेंट के साथ जो है वो ज्यादा रिजेंबल करता है। एंड देयर इज नो ब्लेंडिंग फॉर्म ऑफ मैनी जनरेशंस। और कई जनरेशंस में ऐसे देखा जाता है कि ब्लेंडिंग होती ही नहीं है। मीन्स कि जो करेक्टरिस्टिक्स की ब्लेंडिंग है एक्चुअल में वो होती नहीं। ये चीजें आप आज भी देखते हैं कि पेरेंट्स के जो मतलब चिल्ड्रन हैं वो समटाइम्स ऐसे होते हैं कि चिल्ड्रन एक ही पेरेंट की करेक्टरिस्टिक्स अटेन कर लेते हैं या एक की ज्यादा अटेन करते हैं और दूसरे की कम। तो ये एक आप कह लें कि एक आप एग्जैक्ट इसके बारे में नहीं बता सकते थे। यानी उस टाइम भी यही सोच थी कि दोनों की करेक्टरिस्टिक समटाइम्स जो है चिल्ड्रन अटेन कर लेता है, समटाइम्स वो एक ही पेरेंट के साथ ज्यादा होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि 2-3 जनरेशन में भी किसी तरह की कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है, और समटाइम्स इंडिविजुअल बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होते हैं। ये भी केस होता है कि बहुत ही डिफरेंट होते हैं कि मीन्स इट इज डिफिकल्ट टू गेस कि वो ही यही पेरेंट्स और यही चिल्ड्रन है। ये भी होता है कि समटाइम्स बहुत मुश्किल होता है कि आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते। सो दीज दोस कॉन्सेप्ट्स लीड टू द प्रॉब्लम्स दैट वेरिएशंस डू नॉट enter a species from the outside and the variations within the species are blended। तो फिर वहां पे ये प्रॉब्लम हुई कि क्या हर जनरेशन में ऐसे ब्लेंडिंग हो रही है? अगर स्पीशीज के बाहर से बिल्कुल भी किसी भी तरह की वेरिएशन नहीं आ रही तो क्या स्पीशीज में ब्लेंडिंग हो रही है, या फिर ऑल मेंबर्स ऑफ द स्पीशीज शुड रिजेंबल? फिर अगर ब्लेंडिंग ही हो रही है फिर इसका मतलब तो ये होना चाहिए अगर मतलब एक जनरेशन है, 2 पेरेंट्स हैं, उनके चिल्ड्रन हैं, उनकी रिजेंबलेंस हो गई एक दूसरे के साथ। अब वो जो चिल्ड्रन थे नेक्स्ट चिल्ड्रन जब उनकी आगे दोबारा फिर जो है वो उनका क्रॉस हो रहा है या फर्टिलाइजेशन हो रही है तो उनकी जो न्यू जनरेशन आएगी अगर वो भी अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करती है तो फिर ये तो इस तरह रिजेंबलेंस के रिजल्ट में एट जनरेशन 4, 5 जनरेशन 6 जनरेशन एक टाइम ऐसा आएगा जब सब एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे। ऐसे ही होगा ना, मीन्स के सब इंडिविजुअल जो एग्जैक्टली विल बी द सेम। तो ये भी एक क्वेश्चन जो है उस टाइम पे रेज हुआ कि फिर इस तरह तो ऐसे होना चाहिए कि वो एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ रिजेंबल हो जाए, बट दिस डजंट हैपन। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ कि बिल्कुल ऐसा हो। तो बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल विद इन द मोस्ट ऑफ द स्पीशीज डिफर फ्रॉम ईच अदर, और समटाइम हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से डिफर कर जाते हैं एंड दे डिफर इन characteristics that are transported from the generation to generation। और वो इतनी characteristics में differ कर जाते हैं कि उन जो transmitted characteristics हैं उनको भी next यानी एक differ कर रहा है, फिर next उसकी generation जो होगी वो भी एक दूसरे से उससे ज़्यादा differ कर रहे हैं। तो वो एक उन different characteristics को भी वो transfer कर रहे हैं, ये नहीं कि उनको वो transfer नहीं कर रहे। So it was a confusion at that time कि बहुत मुश्किल था समझना कि blending हो रही है, crossing हो रही है, क्या हो रहा है। तो वो फिर जाहिर आहिस्ता आहिस्ता जब इसको स्टडी किया गया और फिर वो जीन्स और इन सब स्ट्रक्चर्स तक पहुंचे तो फिर इन सब के कॉन्सेप्ट जो है वो आज क्लियर हो गए कैसे। तो इट वाज द हिस्ट्री के हिस्ट्री कैसे थी, जेनेटिक्स किस तरह से इवॉल्व हुई और किस तरह ये सब कुछ हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारा लेक्चर यहाँ पे आज खत्म होता है, तो आई होप के लेक्चर आपको पसंद आया होगा। एंड द लास्ट टाइम अगेन कि आप जिस भी टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए वो स्पेसिफाई कर दें ताकि और इजी हो जाएगा आपकी चॉइस या आपकी नीड के अकॉर्डिंग लेक्चर को प्रिपेयर करना। मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।